आज हम बात करने वाले हैं 1937 के एक एक ऐसे मर्डर केस की जो सुनने में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक ट्रेन है, उसके डिब्बे में एक लावारिस स्टील का बक्सा मिलता है, और जब से उसे खोला जाता है, तो अंदर से एक इंसान के शरीर के 7 टुकड़े मिलते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक असली घटना है। और हम इसकी पड़ताल करेंगे एक बहुत पुराने लेकिन बेहद जरूरी अदालती फैसले से। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कातिल कौन था, बल्कि ये समझना है कि अदालत ने सबूतों के जाल को कैसे सुलझाया कौन सा सबूत कानून की नजर में टिका और कौन सा नहीं। और कैसे उस एक फैसले ने एक आदमी की, कह सकते हैं, किस्मत तय कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 23 मार्च 1937 को, जब बंगाल नागपुर रेलवे की एक ट्रेन पुरी स्टेशन पर पहुंचती है। तो सबसे पहले जो मृतक था उसकी पहचान हुई कुर्री नुकराजू के रूप में। करीब 40 साल का एक चपरासी था। और पुलिस की जांच वो सीधे पहुंची पकाला नारायण स्वामी नाम के एक शख्स तक। हाँ, उसकी पत्नी पर भी आरोप लगे था, पर वो बरी हो गई। लेकिन किसी भी केस में सबसे बड़ा सवाल होता है मकसद, क्यों। सही बात है। और यहाँ अभियोजन पक्ष ने, मतलब प्रोसिक्यूशन ने, 2 थियरी रखी। अच्छा। पहली थोड़ी फिल्मी थी, एक 19 साल पुराने प्रेम संबंध की कहानी। 19 साल पुराना अफेयर। हाँ, जब आरोपी की पत्नी सिर्फ 13 साल की थी। पर अदालत ने इसे नहीं माना। जो चिट्ठियां सबूत के तौर पर दी गईं, उनकी लिखावट भरोसेमंद नहीं लगी। ये तो वैसे भी बहुत कमजोर मकसद लग रहा है किसी की जान लेने के लिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी थियरी वो कहीं ज्यादा मजबूत थी। और वो क्या थी? पैसों की। आरोपी की पत्नी ने मृतक से 3,000 रुपए उधार लिए थे। 3,000 रुपए 1937 में? ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी, और वो भी 18% के भारी ब्याज पर। बाप रे। और इसके सबूत थे। हाँ, पुख्ता सबूत। मृतक के घर से करीब 50 चिट्ठियां और हिसाब किताब के नोट मिले थे। अदालत को ये मकसद काफी वजनदार लगा। तो अब घटनाओं का क्रम देखते हैं। 20 मार्च को मृतक को एक चिट्ठी मिलती है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि उसे आरोपी की पत्नी ने पैसे लौटाने के लिए बेराहमपुर बुलाया है। ठीक है। 21 मार्च को वो बेराहमपुर के लिए ट्रेन पकड़ता है। अगले ही दिन 22 मार्च को आरोपी का धोबी बाजार से एक बड़ा सा स्टील का संदूक खरीदता है और आरोपी के घर पहुंचाता है। और फिर 23 मार्च की सुबह एक तांगा चालक आरोपी और उसी संदूक को बेराहमपुर स्टेशन छोड़ता है। और उसी दिन दोपहर में वो संदूक पुरी में ट्रेन के डिब्बे में मिलता है, अंदर नुकराजू की लाश के साथ। ये जो घटनाओं का क्रम है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और यहीं से कानूनी दांव-पेच शुरू होते हैं। अपील 2 खास सबूतों पर टिकी थी। पहला, मरने से पहले मृतक के आखिरी शब्द। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मृतक ने घर से निकलते हुए अपनी पत्नी को साफ साफ बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, कि मैं बेरामपुर जा रहा हूँ, पकाला नारायण स्वामी के घर, क्योंकि उसकी पत्नी ने पैसे चुकाने के लिए बुलाया है। अब सवाल ये था कि क्या इस बयान को सबूत मान सकते हैं? ये तो बस एक पति पत्नी के बीच की आम बातचीत थी। उसे ये थोड़ी पता था कि उसकी हत्या होने वाली है। सही पकड़ा आपने। इसे डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्यु पूर्व बयान कैसे माने, यही इस केस का सबसे आकर्षक हिस्सा है। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32(1) की एक बहुत गहरी व्याख्या की। धारा 32(1)? हाँ, उन्होंने कहा कि मृत्यु का कारण बनने वाले लेन देन की परिस्थितियों का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये कि सिर्फ वो शब्द नहीं जो कोई अपनी मौत के बिस्तर पर बोलता है। अदालत का तर्क था कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जाने का कारण और जगह बताकर निकलता है और उसी यात्रा में उसकी हत्या हो जाती है, वो बयान भी उस पूरी घटना का हिस्सा बन जाता है। वो बयान उस लेन देन का हिस्सा है जिससे उसकी मौत हुई। वाह! तो ये जरूरी नहीं कि बयान देते समय व्यक्ति को मौत का खतरा महसूस हो। अगर उसका बयान उस चेन ऑफ इवेंट्स का हिस्सा है जो उसकी मौत पर खत्म हुई, तो वो एक सबूत है। एकदम सही। इस व्याख्या ने इस तरह के मामलों में सबूतों का दायरा ही बदल दिया। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन एक और सबूत था, है ना, आरोपी का अपना बयान। हाँ, पुलिस को दिया गया बयान। 4 अप्रैल को पुलिस आरोपी के घर पहुंची। पूछताछ में उसने मान लिया कि हाँ, मृतक 21 मार्च की शाम को उसके घर आया था। और अगले दिन यानी 22 तारीख की शाम को चला गया। तो एक तरह से उसने ये मान लिया कि मृतक उसके घर पर था। ये तो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत बड़ी जीत थी। ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। वो क्या? क्या पुलिस जांच के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति के बयान को बाद में
उसी के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है? क्यों नहीं? अगर उसमें उगद मानना है तो इसमें हर्ज क्या है? यहीं पर कानून आम समझ से अलग हो जाता है। अदालत का फैसला इस पर बिल्कुल साफ था, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 162 का हवाला दिया। ये धारा साफ कहती है कि पुलिस जांच के दौरान रिकॉर्ड किया गया कोई भी बयान किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब पुलिस को दिए गए बयान की अदालत में कोई वैल्यू नहीं है? ये तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कवच हुआ। बिल्कुल। अदालत ने ये भी साफ किया कि ये एक इकबालिया बयान या कन्फेशन नहीं था। क्यों? उसने माना तो था कि मृतक आया था। लेकिन उसने ये भी कहा कि मृतक चला गया था। ये तो खुद को बचाने की कोशिश है, गुनाह कबूल करना नहीं। एक असली कन्फेशन वो होता है जिसमें कोई सीधे तौर पर अपना गुनाह कबूल करे। एक मिनट, अगर अदालत ने आरोपी का पुलिस को दिया बयान पूरी तरह से खारिज कर दिया, तो फिर उसकी सजाए मौत को बरकरार कैसे रखा? निचली अदालत की इतनी बड़ी गलती के बाद उनके पास बचा ही क्या था? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस केस का क्लाइमैक्स है। अदालत ने न्याय की विफलता यानी फेलियर ऑफ जस्टिस के सिद्धांत को देखा। न्याय की विफलता? हाँ, उनका नजरिया ये था कि हाँ, निचली अदालत से एक सबूत को मानने में गलती हुई, ये एक प्रक्रियात्मक गलती थी। लेकिन क्या इस गलती की वजह से न्याय की हार हुई? तो अदालत ने बाकी के सबूतों को फिर से तौल कर देखा? हाँ, और अदालत के शब्दों में बाकी के सबूत बहुत मजबूत थे। और वो क्या थे? पहला, ये पूरी तरह साबित हो गया था कि आरोपी के कहने पर ही वो स्टील का संदूक खरीदा गया था। दुकानदार, उसके कर्मचारी, सबने गवाही दी। ठीक है। दूसरा, ये भी साबित हो गया कि 23 मार्च की सुबह आरोपी उसी संदूक के साथ तांगे में बैठकर स्टेशन गया था। तांगे वाले ने उसकी पहचान की। और तीसरा सबूत तो मृतक की पत्नी की गवाही थी। बिल्कुल, कि मृतक आरोपी के घर जाने के इरादे से ही निकला था। और आखिरी और सबसे अहम बात थी आरोपी का अपना बर्ताव। उसने क्या किया? उसने अदालत में हर बात से इनकार कर दिया। उसने कहा न वो मृतक को जानता था, न मृतक उसके घर आया और न ही उसने कोई संदूक खरीदा। लेकिन ये सब तो झूठ साबित हो गया था। हाँ, और जब ये सारे इनकार झूठे साबित हुए तो उसका ये झूठ बोलना ही अपने आप में उसके खिलाफ एक और परिस्थितिजन्य सबूत बन गया। अच्छा, तो अदालत ने इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा, संदूक खरीदना, उसे स्टेशन ले जाना, मृतक का वहीं जाने के लिए निकलना और फिर आरोपी का हर बात पर झूठ बोलना। एकदम सही। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी के पुलिस वाले बयान को अगर हम हटा भी दें तो भी बाकी सबूत काफी थे। हाँ, इतने मजबूत थे कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसलिए अपील खारिज कर दी गई और सजाए मौत बरकरार रखी गई। तो जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये सिर्फ एक खून की कहानी नहीं है, ये तो इस बात की कहानी है कि अदालत सबूतों के इस उलझे हुए जाल में से सच को कैसे बुनती है। ये कानून के नियमों, एक इंसान के अधिकारों और इंसाफ के बड़े मकसद के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। और ये मामला हमारे लिए दो बहुत बड़ी बातें छोड़ जाता है। पहली कि मरने वाले के शब्द, अगर वो उसकी मौत से जुड़ी घटनाओं की कड़ी का हिस्सा है तो वो एक बहुत ताकतवर सबूत हो सकते हैं। और दूसरी, जो शायद हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है, कि पुलिस जांच के दौरान आपका दिया गया कोई भी बयान अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ी कानूनी ढाल है ना? बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। बताइए। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में गलती के बावजूद न्याय की विफलता नहीं हुई, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम ये लकीर कहाँ खींचते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी गलती इतनी बड़ी है कि सजा को पलट दिया जाए, खासकर जब बात सजाए मौत की हो। क्या कभी कभी मजबूत सबूतों की दलील एक निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व को कम कर देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून की दुनिया में आज भी बहस होती है।